स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 20 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर जारी अटल रैंकिंग में निम्न में से कौन सी संस्थान शीर्ष स्थान पर रही? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। देखिए, इनोवेशन के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी ने अपने दबदबे को बरकरार रखा है। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर जारी अटल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ने फिर से शीर्ष पर जगह बनाई है, जबकि दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे और तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली रहे हैं। रैंकिंग में शीर्ष के 10 संस्थानों में 7 आईआईटी हैं, जिनमें आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मंडी और आईआईटी रुड़की शामिल है, जबकि बाकी 3 संस्थानों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद शामिल है। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल रैंकिंग 2020 जारी की। उन्होंने इस दौरान शोध और इनोवेशन के क्षेत्र में तेजी से काम करने की जरूरत बताई। इनोवेशन को लेकर पहली बार यह रैंकिंग 6 कैटेगरी में जारी की गई है। इनमें पहली बार महिलाओं से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर भी एक अलग कैटेगरी तैयार की गई है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑन इनोवेशन अचीवमेंट वर्ष 2020 में कुल 674 संस्थानों ने हिस्सा लिया था। इनमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और केंद्रीय विद्यालयों की कैटेगरी में 62 संस्थान शामिल हुए हैं, जबकि सरकारी राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय की कैटेगरी में सिर्फ 38 संस्थान, निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय के 80 और सरकारी कॉलेजों के श्रेणी में 121 संस्थान शामिल हुए थे। वहीं निजी कॉलेजों की श्रेणी में 373 संस्थानों ने इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था। मालूम हो कि देश में मौजूदा समय में करीब 1000 विश्वविद्यालय और 40,000 से ज्यादा कॉलेज हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी अटल रैंकिंग में महिला विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान किस महिला विश्वविद्यालय को मिला? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकेसी विश्वविद्यालय मुंबई, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु, ऑप्शन डी ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से जारी अटल रैंकिंग में महिलाओं से जुड़े सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन दिल्ली रही है। ऐसा पहली बार है कि महिलाओं से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर भी एक अलग कैटेगरी तैयार की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही नई उड़ान योजना किस उद्देश्य के लिए क्रियान्वित की जा रही है? ऑप्शन ए किशोरी स्वास्थ्य, ऑप्शन बी जनजातीय शिक्षा, ऑप्शन सी प्राथमिक स्कूली शिक्षा, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक शिक्षा। देखिए, इस साल अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 145 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा पास की। इनमें से 22 सरकार की मदद से नई उड़ान के लिए तैयार हैं। पिछले 3 सालों से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की ओर से नई उड़ान योजना चलाई जा रही है। इनमें सिविल सेवा के साथ साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि के लिए कोचिंग दी जाती है। इसका लाभ भी देखने लगा है। केवल सिविल सेवा परीक्षा की बात की जाए तो लगातार अल्पसंख्यक युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2017 में 126, अगले साल 131 और 2019 की परीक्षा में 145 सफल युवा अल्पसंख्यक वर्ग के थे। उससे भी रोचक यह है कि सरकारी मदद से कोचिंग लेने वालों में जहां पिछले साल 9 युवाओं ने बाजी मारी थी, वहीं इस बार यह संख्या 22 हो गई है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने युवाओं से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अल्पसंख्यक शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत कौन से पायदान पर स्थित है? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 65। देखिए, हाल ही में ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया। इसके अनुसार भारत इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में विश्व के सबसे निचले पायदान वाले देशों में से एक है।
यह विश्व के 85 देशों की डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता पर किया गया वैश्विक शोध है। इस अध्ययन में डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले निम्न 5 बुनियादी आधारों की प्रमुखता दी गई है, जिनके आधार पर देशों को अनुक्रमित किया गया है। इनमें शामिल है इंटरनेट की वहनीयता, इंटरनेट की गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। इन आधार को 12 संकेतकों के माध्यम से रेखांकित किया गया है, जो परस्पर जुड़े हुए हैं और समग्र डिजिटल गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करते हैं। उच्चतम क्वालिटी वाले 10 देशों में से 7 यूरोप में हैं, जिनमें डेनमार्क 50वें देशों में अग्रणी है। अमेरिकी महाद्वीप में कनाडा, एशिया में जापान, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका और ओशिनिया में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। भारतीय रैंकिंग, भारत 85 देशों में 57 के समग्र रैंक पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर कौन से पेमेंट सिस्टम के संचालन के लिए कंपनी स्थापित करने के नियम जारी किए हैं? ऑप्शन ए निवेश पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी लोन पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी रिटेल पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी शेयर पेमेंट सिस्टम। देखिए, रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर रिटेल पेमेंट सिस्टम के संचालन के लिए कंपनी स्थापित करने के नियम जारी किए हैं। इस दिशा के इच्छुक इकाइयों से 26 जनवरी 2021 तक आवेदन मांगे गए हैं। इसके तहत गठित होने वाली कंपनी को रिटेल मार्केट के विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए इकाइयां स्थापित करने व उनके प्रबंधन का अधिकार होगा। रिजर्व बैंक के फ्रेमवर्क के अनुसार आवेदन करने वाले कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। कंपनी एटीएम आधार आधारित भुगतान व निकासी सेवाएं सहित समूचे रिटेल पेमेंट सेगमेंट में एक नए भुगतान व्यवस्था का संचालन व प्रबंधन कर सकेगी। कंपनी इस तरह के पेमेंट सिस्टम की स्थापना से लेकर उनकी देखरेख और परिचालन के लिए जवाबदेह होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिटेल पेमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को पेंशन आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस ऐप को विकसित किया गया है? ऑप्शन ए DRS4 सर्विस, ऑप्शन बी सर्विस CPC 7 PPO, ऑप्शन सी हेल्प टू रेल, ऑप्शन डी हेल्प SPM 8। देखिए, रेलवे की सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित कार्य के लिए DRM ऑफिस या अन्य ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक ऐप तैयार किया गया है जिसका नाम रेल सर्विस CPC 7 PPO है। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में उनकी अपनी सेवा का नंबर डालकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। PPO तैयार हो गया है और उसके डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकता है। फाइल कहाँ रुकी हुई है यह भी पता चल जाएगा। इसके माध्यम से शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। फैमिली पेंशन की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। प्रवर मंडल कार्मिक अधिकारी विपुल गोयल ने बताया कि अनलॉक शुरू होने से पेंशन से संबंधित फाइलों का निपटारा करना शुरू कर दिया है। राशन ई बैंकिंग के माध्यम से पेंशनर के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर्विस CPC 7 PPO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएई में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2020 को कौन सी कंपनी प्रायोजित यानी स्पॉन्सरशिप करने वाली है? ऑप्शन ए ड्रीम 11, ऑप्शन बी अनअकैडमी, ऑप्शन सी बायजूस, ऑप्शन डी टाटा ग्रुप। देखिए, यूएई में इस साल IPL के 13वें सत्र के आयोजन के लिए ड्रीम 11 को 222 करोड़ की स्पॉन्सरशिप दी गई है। फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने इस बार के IPL की स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए अनअकैडमी की 171 करोड़ और बायजूस की 201 करोड़ रुपए की बोली को पीछे छोड़ा है। IPL के साथ ड्रीम 11 का यह सौदा फिलहाल 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रीम 11 ने मंगलवार को ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म बायजूस और अनअकैडमी से अधिक बोली लगाई। वही टाटा ग्रुप, जिसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा किया था, मंगलवार को बोली नहीं लगाई। बात करें ड्रीम 11 के बारे में तो ड्रीम 11 की मूल कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स को 2008 में स्थापित किया गया था। उनकी वेबसाइट के अनुसार ड्रीम स्पोर्ट्स के 8 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। ड्रीम 11 पहले से ही BCCI से जुड़ा हुआ है। बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इस कंपनी ने 2018 में अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार के IPL का आयोजन यूएई में किया जाएगा। कई सारे दिशा निर्देशों और नियमों के साथ T20 लीग के सभी मैच 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेले जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ड्रीम 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में राज्यों में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाए गए एकजुट अभियान के तहत कितने नए एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। देखिए, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अलग अलग कामों के लिए मौजूद अपनी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एकजुट करने का फैसला लिया है। इनके बदले 19 नए एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों की मंजूरी भी दे दी है, जो 1 अक्टूबर से अस्तित्व में आ जाएंगे। इसके तहत राज्यों में मौजूदा भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जैसे कार्यालय अब एक ही छत के नीचे लाए जाएंगे। साथ ही इन सभी का एक ही मुखिया होगा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक अब तक राज्यों में मंत्रालय से जुड़े अलग अलग कामों को देखने के लिए करीब 30 कार्यालय मौजूद हैं, जो अब 19 एकीकृत कार्यालयों में तब्दील हो जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि अब एक ही जगह में बैठे बैठे राज्यों से जुड़े सारे कामकाज पर नजर रखी जा सकेगी। वही आम लोगों को भी आसानी होगी, उन्हें किसी काम के लिए एक से दूसरे कार्यालय में भटकना नहीं होगा। मंत्रालय ने फिलहाल जहां अपने 19 एकीकृत कार्यालय खोलने को मंजूरी दी है, उनमें शिलोंग, रांची, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, भोपाल, नागपुर, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, गांधीनगर, विजयवाड़ा, रायपुर, हैदराबाद, शिमला, कोलकाता, गुवाहाटी और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया भर में विश्व मानवतावादी दिवस या विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 जून, ऑप्शन बी 19 अगस्त, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 18 अगस्त। देखिए, प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को दुनिया भर में विश्व मानवतावादी दिवस या विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वास्तविक जीवन के उन नायकों को याद करना है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद मानवता की सेवा को चुना। यह दिवस उन लोगों को धन्यवाद देता है जिन्होंने संकट की घड़ी में भी जरूरतमंद लोगों की सहायता करने और उनके जीवन की रक्षा करने में या तो अपनी जान गंवा दी या फिर घायल हो गए। 17 वर्ष पूर्व 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में एक बम हमले में कुल 22 लोगों की जान गई थी। इस हमले के पश्चात वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया था। यह दिवस विश्व भर में मानवीय जरूरतों पर ध्यान आकर्षित करते हुए इन्हें पूरा करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 19 अगस्त। आपको बता दें कि 19 अगस्त को ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। देखिए, सरकार ने ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 की अवधि को अधिक लचीलेपन के साथ बढ़ा दिया है। आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 का शुभारंभ 20 मई 2020 को किया गया था, जिसका उद्देश्य NBFC, HFC, MFI इकाइयों के अस्थायी नकदी प्रभाव का समाधान करना है, जो नकदी उपलब्ध नहीं होने पर ऋण शोधन अक्षमताओं की स्थिति में आ सकती है। इस योजना के दायरे में वे प्रतिभूतियां आएंगी जिनकी रेटिंग नीचे है और यहां तक उनकी कोई साख निर्धारित नहीं हुई है, जिन्हें AA और उन्हें कम रेटिंग वाले बॉन्डों को कमर्शियल पेपरों को सार्वजनिक बैंक के बैंकों द्वारा खरीदे जाने और पोर्टफोलियो गारंटी प्रदान करना की जाती है और इसका क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।